क्लास 12 लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व किया था और आज हम इस क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 0 minus tan alpha by 2, 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 और 0, tan alpha by 2 और 0, then and I is the identity matrix of order 2, then show that हमें शो करना है कि I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha, फिर sin alpha और cos alpha, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है। तो LHS को एक बार सॉल्व करेंगे, RHS को एक बार सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि दोनों तरफ के जो मैट्रिक्स है वो सेम है, ठीक है। तो पहले LHS है हमारा I प्लस a, यानी कि I का मतलब क्या है 1 0 0 1 और इसमें हम a को प्लस करेंगे यानी कि 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 और 0। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा LHS है, ठीक है। अब इसी तरह हम RHS निकालें और RHS को भी ये दिखाने की कोशिश करें कि जो मैट्रिक्स है वो भी सेम यही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें RHS है हमारा I माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो अगर हम I माइनस a इसी तरीके से निकालें तो सेम चीज हो जाएगा, खाली यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं ये मैट्रिक्स होगा हमारा I माइनस a हो जाएगा 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan अल्फा बाई 2, फिर इधर होगा माइनस tan अल्फा बाई 2 और इधर होगा 1 माइनस 0 यानी कि 1, ठीक है, इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये होगा कॉस। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू कॉस अल्फा होगा ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई 2, ठीक है। फिर इधर क्या होगा 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा बाई 2। ये पूरा का पूरा जो है हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अब इसके बाद 2 1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू यानी कि माइनस में cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 प्लस 1 इंटू साइन अल्फा यानी कि साइन अल्फा होगा ये। फिर इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 और फिर 1 इंटू कॉस अल्फा ये हो जाएगा प्लस cos अल्फा।
ये हमारा पूरा का पूरा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करके ये लाना है। एक बार इसको देख लो भाई। चलो अब इसके आगे इसके बाद cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये जब tan अल्फा बाई 2 है इसको हम लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर उस तरफ माइनस साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू फिर से tan अल्फा बाई 2 को हम लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। फिर यहां पे नीचे माइनस cos अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 को लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद ये मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा। इस मैट्रिक्स को हम ऊपर एक लेयर में लिख देते हैं जिससे कि बाद में देखने में आसानी रहेगा। ये एक्चुअली हमारा LHS था 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 और 1। जो RHS है उसको हमें इतना लाना है। ठीक, तो देखो अब इसमें एलसीएम ले लेंगे अगर तो ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई 2। फिर इधर हो जाएगा, इसको अगर हम प्लस वाले को पहले लिखें तो ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई 2। अब इसके बाद नीचे ये क्या होगा माइनस cos अल्फा या फिर प्लस को पहले लिखेंगे साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई 2। और फिर इधर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई 2। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद यहां पे देखो ये cos है cos b प्लस sin है sin b का फॉर्म है और ये होता है cos a माइनस b का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 फिर अपॉन cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। इधर होगा देखो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो ये होता है साइन a माइनस b का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन cos अल्फा बाई 2। क्लियर? अब इधर देखो साइन a cos b माइनस cos a sin b, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। और इस तरफ होगा साइन ए साइन बी प्लस cos ए cos b। ये है cos a माइनस b का फॉर्मूला, यानी कि cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। ये हमारा पूरा मैट्रिक्स हो गया। अब
अल्फा माइनस अल्फा बाई टू कितना होगा, अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा cos अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई टू। फिर इधर माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन cos ऑफ अल्फा बाई टू। फिर इधर होगा साइन अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू, और इस तरफ होगा cos अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई, ठीक है। अब ये cos अल्फा बाई टू से cos अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी cos अल्फा बाई टू से cos अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ इन दोनों जगहों पे 1 और 1 बचेगा। और इस तरफ देखो माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू, इधर हो जाएगा tan अल्फा बाई टू, इधर भी साइन अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू हो जाएगा tan अल्फा बाई टू, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम लिखें तो इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan अल्फा बाई टू प्लस tan अल्फा बाई टू, और ये होगा 1, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे RHS की वैल्यू है, यानी कि RHS का मैट्रिक्स है। तो क्या ये और LHS सेम है? तो देखो भाई LHS भी वही था, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस tan अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू और 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव, ठीक है। एक बार देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया हुआ है कि ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपए हैं जिसको कि वो 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, जो पहला बॉन्ड है वो 1 साल में 5% का इंटरेस्ट पे करती है, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, जो दूसरा बॉन्ड है वो 1 साल में 7% इंटरेस्ट पे करती है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। किस तरीके से हम डिवाइड करें, मतलब पहले बॉन्ड में कितना रुपया दें और दूसरे बॉन्ड में कितना रुपया दें। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, इसमें 2 पार्ट्स हैं, पहला इंटरेस्ट 1800 रुपए का हो अगर तब, और सेकंड पार्ट में लिखा है कि अगर 2000 रुपए एनुअल इंटरेस्ट हो तब, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 दोनों पार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट, इसमें मान लेते हैं जो पहला फंड है, पहला जो बॉन्ड है, उसमें सपोज हमने x रुपए डाले, मेरे पास टोटल 30,000 रुपए है, सपोज उसमें से हमने x रुपए फर्स्ट फंड में डाले हैं, और जो बाकी रेस्ट अमाउंट यानी कि 30,000 माइनस x वो हमने सेकंड फंड में डाले, ठीक है। तो फर्स्ट फंड में सपोज हमने x रुपए डाले, और जो सेकंड फंड है उसमें हमने 30,000 माइनस x रुपए डाले, ठीक है। और फर्स्ट फंड का जो इंटरेस्ट है वो 5% है, और सेकंड फंड का जो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है, वो कितना है भाई 7%, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कैसे करें, देखो जो ये फंड है जिसका हमने डिवाइड किया है पैसे को, उसको हम एक रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि पहले को सपोज हमने x लिखा, फिर सेकंड बॉन्ड में जितना पैसा लगाया उसको हमने सेकंड इसमें लिख दिया, सेकंड कॉलम, ठीक है। और इनटू अब जो इंटरेस्ट है
जो कि 5% और 7% है उसको हम एक कॉलम मैट्रिक्स, जिससे कि हम इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, इस तरीके से इस वजह से लिख रहे हैं जिससे कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5% यानी कि 5/100 और ये होगा 7% यानी कि 7/100, ठीक है। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एनुअल इंटरेस्ट जो फर्स्ट पार्ट में हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भाई, 1800 रुपीज मिल रहा है, यानी कि ये हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर 1800। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें और फिर इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड कर दें। तो देखो भाई हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5x/100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x और इज इक्वल टू 1800। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स के अंदर ही है। तो अब ये कितना हो जाएगा भाई, 5x मैट्रिक्स के अंदर 5x/100 30,000 इंटू 7 2,10,000 अपॉन 100 माइनस 7x/100 इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 1800, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x/100 माइनस 7x/100, ये होगा माइनस 2x/100 और फिर प्लस 2,10,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। अब इसके बाद हम दोनों को कंपेयर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 100 प्लस 2,10,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। तो अब इस 2x अपॉन 100 को उस तरफ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800 को इधर लेके आएंगे। तो अब देखो पहले तो इसको कैंसिल कर दो, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2,100 माइनस 1800, तो ये होगा 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2100 माइनस 1800, ये हो जाएगा 300, x इज इक्वल टू 300 इंटू 100 अपॉन 2, तो 2 से ये 150 में जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15,000। तो इसका मतलब फर्स्ट जो बॉन्ड है उसमें हम x रुपया पे करते हैं, यानी कि 15,000 रुपीज हम उसमें पे करेंगे। और जो सेकेंड बॉन्ड होगा उसमें भी हम 30,000 माइनस x यानी कि 30,000 माइनस 15,000 फिर से हम 15,000 रुपीज उसमें पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह हम सेकेंड पार्ट को भी करते हैं। सेम क्वेश्चन, खाली उसमें 1800 की जगह जो इंटरेस्ट एनुअल दिया हुआ है सेकेंड पार्ट में वो हो जाएगा। तो देखो सेकेंड पार्ट में जो एनुअल इंटरेस्ट दिया है पहले तो हम उसको लिख लें x और 30,000 माइनस x इंटू 5/100 7/100 और ये इक्वल होगा इसके कितना एनुअल इंटरेस्ट दिया है भाई, एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है इसमें 2,000 रुपीज, ठीक है। 2,000 रुपीज मल्टीप्लाई कर दें तो 5/100x प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2,10,000 अपॉन 100 माइनस 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2,000। ये हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर माइनस 2x अपॉन 100 प्लस जिसमें अगर 2 0 से कैंसिल कर दें ये हो जाएगा 22,100 इज इक्वल टू 2,000।
तो अब इसको इक्वल कर दें, कंपेयर कर दें, तो -2x अपॉन 100 प्लस 2100 इज इक्वल टू 2000। अब 2000 को कर दें, तो -2x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2000 माइनस 2100। तो ये हो जाएगा -2x अपॉन 100 इज इक्वल टू -100, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 100 50 बार हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 इंटू 100 यानी कि 5000। इसका मतलब फर्स्ट बॉन्ड में हम 5000 रुपये पे करेंगे और सेकंड बॉन्ड में, फर्स्ट बॉन्ड में हम x रुपये यानी कि 5000 रुपीज पे करेंगे और सेकंड बॉन्ड में हम 30,000 माइनस x यानी कि 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, हाँ ये हो गया हमारा क्लियर। एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economics books. तो पहले हम लिख लेते हैं कि टोटल बुक्स कितने हैं। तो केमिस्ट्री बुक्स, केमिस्ट्री के कितने बुक्स हैं भाई, केमिस्ट्री के दिए हुए हैं 10 डजन। 10 डजन इसका मतलब 10 इंटू 12 120 बुक्स। फिर फिजिक्स के 8 डजन है, फिजिक्स के 8 डजन यानी कि 8 इंटू 12 ये हो गया 96 बुक्स। ठीक, और उसके बाद 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स 10 डजन यानी कि 10 इंटू 12 ये हो जाएगा 120 बुक्स। ठीक है, तो अब कह रहा है देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच रेस्पेक्टिवली। मतलब एक केमिस्ट्री बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो 80 रुपया है, एक फिजिक्स का जो बुक है उसका सेलिंग प्राइस 60 रुपया है और एक इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसका सेलिंग प्राइस 40 रुपया है। अगर तो फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है हमें और ये बताना है कि अगर वो दुकानदार जो शॉपकीपर है वो अगर इन सारे बुक्स को बेच देता है तो उसे टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करना है। तो देखो भाई हम इसमें क्या करेंगे, एक रो मैट्रिक्स बनाएंगे, एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में सपोज हम इसको डाल दिया 120 96 120 इंटू कॉलम मैट्रिक्स में एक का 80 रुपया है, एक का 60 रुपया है, एक का 40 रुपया है। ठीक है, हम इसको भी कॉलम में बना सकते हैं, इसको भी रो में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इज इक्वल टू ये हमें टोटल अमाउंट देगा। मान लिया वो टोटल अमाउंट हमारा x रुपया है, तो अब मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब 120 इंटू 80 कितना हो गया भाई 9600, 96 इंटू 60 ये हो गया 0, 6 6 36,
9 6 54 और 3 57 प्लस 4800 इज इक्वल टू एक्स। अब इन सबको अगर हम प्लस करें तो ये आ जाएगा 0 मैट्रिक्स के अंदर 0, फिर 6, फिर 8 7 15 और 6 21, 6 5 11 और 9 20 इज इक्वल टू एक्स। अब अगर हम कंपेयर करें तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20,160 रुपीज आंसर। यानी कि जो शॉपकीपर है उसको इतने रुपए मिलेंगे 20,160 रुपीज मिलेंगे अगर वो इन सारे बुक्स को सेल कर देता है तो। ठीक है, एक बार देखिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. Assume x, y, z, w and p are matrices of order. देखो इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, सबका ऑर्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेते हैं। तो जो मैट्रिक्स x है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस n, ठीक है। फिर जो मैट्रिक्स y है उसका दिया हुआ है 3 क्रॉस k। फिर z मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, W मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस 3 और p मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस k। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n, k एंड p, रेस्ट्रिक्शंस ऑन n, k एंड p so that py plus wy will be defined are। हमें अगर py प्लस wy अगर चाहिए निकालना है तो ऑर्डर्स के बारे में n, k और p के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो देखो p और y का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब p मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो y मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। तो p मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, k है, ठीक है, और y मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है। इसका मतलब k की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है, k इक्वल टू 3 होना चाहिए। इसके बाद w और y, अब w इंटू y का पॉसिबल होगा तो जब w मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम y मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो w मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3 है, और y मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है। तो ये तो हो ही जाएगा, w और y का मल्टीप्लिकेशन तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होने के लिए सिर्फ हमें k इज इक्वल टू 3 की जरूरत है, ठीक है, बाकी तो कुछ भी चलेगा। तो अब हम देखिए ऑप्शन में क्या लिया हुआ है। पहला ऑप्शन है k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n। फिर है k इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी एंड p इज इक्वल टू 2। फिर है p इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी एंड k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 2 एंड p इज इक्वल टू 3। अब देखो भाई इसमें हमारा k इज इक्वल टू 3 तो है और wy भी होगा, लेकिन पहले ये दोनों को ऐड भी तो होना है। अब हम ये भी तो देखना है, पहले हमने ये दोनों तो कर दिया, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है भाई ये दोनों ऐड भी होने चाहिए। तो ऐड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो py का ऑर्डर है वही हमारा wy का भी ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो py का जो ऑर्डर होगा वो हमारा wy का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो जो py है, py का ऑर्डर कितना होगा पहले ये देखिए, p इंटू y का जो ऑर्डर होगा वो होगा p क्रॉस k इज इक्वल टू 3, मतलब p क्रॉस k होगा, p क्रॉस k होगा इसका ऑर्डर।
इसी तरह W इंटू वाई का ऑर्डर क्या होगा, पहले ये भी देख लें। W का ऑर्डर होगा n क्रॉस k, ठीक है, और ये दोनों ऑर्डर हमारे सेम होने चाहिए। इसका मतलब k की वैल्यू 3 है, तो ये होना चाहिए p क्रॉस 3 इज इक्वल टू n क्रॉस 3। इसका मतलब k की वैल्यू तो 3 है, जबकि ये जो p है वो हमारा n के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 ये था। तो देखो हमारा k इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू p होना चाहिए। तो k इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू p, ये हमारा ऑप्शन है, और ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। If n is equal to p, then the order of the matrix 7x minus z is, ठीक है, एक सेकंड। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 22 कि if n is equal to p, if n is equal to p, then the order of the matrix 7x minus 5z, ऑर्डर चाहिए हमें किसका, 7x minus 5z का। तो देखो सबसे पहले हमने उसको मिटा दिया, वैसे फिर से हम लिख लेते हैं। जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस n, और जो z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर लिख रहे हैं 2 क्रॉस p, ठीक है। तो हमें इसमें बताया है कि n और p इक्वल है, n और p अगर इक्वल है तो या तो हम इन दोनों को 2 क्रॉस n लिख दें, या फिर इन दोनों को हम 2 क्रॉस p लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 इंटू x का जो ऑर्डर होगा वो भी 2 क्रॉस n का ही होगा, और 5 इंटू z इसका भी जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा भाई, 2 क्रॉस p ही होगा, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो कब पॉसिबल होता है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब 2 क्रॉस n माइनस 2 क्रॉस p, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है। तो ये दोनों के बीच में, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब, और इसमें दिया हुआ है कि n इज इक्वल टू p है, n इज इक्वल टू p है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो जो 7x minus 5z है उसका ऑर्डर क्या होगा, या तो वो 2 क्रॉस n होगा, या तो वो 2 क्रॉस p होगा। अब हम ऑप्शन में देखें क्या है। ऑप्शन में देखो भाई p क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस n है, तो 2 क्रॉस n ऑप्शन सही होगा। फिर देखो सी ऑप्शन n क्रॉस 3 है जो कि नहीं है इसमें, और फिर एक है p क्रॉस n, p क्रॉस n तो नहीं है, तो 2 क्रॉस n ही हमारा ऑर्डर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज 3.2 है मैट्रिक्स का, मैट्रिसेस चैप्टर का, वो हमने आज खत्म कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उसमें हम इसके आगे की बात करेंगे। इस चैप्टर में इसके आगे जो भी दिया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सब के बारे में बात करेंगे और रिलेटेड एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ऑफ करते हैं।